बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि ये स्लाइड जो सामने दिखाई दे रही है आपको, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक जो है वो देखा था और आज की क्लास में हम इस स्लाइड के आगे की तरफ देखेंगे। देखें, थोड़ा सा मैं लास्ट उसका ओवरव्यू कर दूं कि लास्ट क्लास में हमने ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो डिस्कस की थी, इसमें यही चीज़ें लिखी थी कि ये स्लाइड बेसिकली एक दूसरी बुक से ली गई है जिसका जो है टाइटल है वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ठीक है जी। और उसमें ऑथर ने जो है वो स्टीफन कॉनवाय है ऑथर का नाम शायद, और ये आपको मिल जाएगी ईज़िली, बड़ी मशहूर बुक है। और ज़िंदगी में एक बार मैं रेकमेंड करूँगा कि बुक आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बुक ये कहती है कि कामयाब होने के लिए, इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए 7 हैबिट्स, जिनका यहाँ पे ज़िक्र है 1 2 3 4 5 6 एंड 7th ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसका लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको मैंने बड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन किया था। अगर इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे फिर पूछ सकता है या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। लीडर्स डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये जो स्लाइड में लिखा है कि टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वे पीपल इंस्पायर्ड बाय वर्क इफेक्टिवली, इसका मकसद ये है कि जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को क्या करता है, डेवलप करता है और बेसिकली इंस्पायर करता है लोगों को काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में इफेक्टिव और एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की डेफिनेशन और इनके दरमियान फ़र्क भी देखा था। मैं रिपीट कर देता हूँ। इफेक्टिव ये है कि आप काम को पूरा कर रहे हैं, ये इफेक्टिव हो गया। एफिशिएंसी ये है कि आप कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है। तो लीडर का काम ये होता है कि लोगों को इंस्पायर करके एक बड़ा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करे और फिर उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली मोटिवेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव करे। ये लीडर का काम होता है, लीडर इंस्पायर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपनी की एग्जांपल्स मौजूद हैं। एचपीओ एक कंपनी है, ये केस स्टडीज़ हैं बेसिकली, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीक से आपको असाइनमेंट्स देना शुरू करूँगा तो उसमें केस स्टडीज़ होंगी। तो फॉर दैट ये आप देखें कि एचपीओ की केस स्टडी है। ठीक है। अब बिकमिंग अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन implies मोर देन द adoption ऑफ न्यू सेट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। अब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आपने रेवोल्यूशन लानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट का प्रोसेस बड़ा मेंटेन होता है। तो ये आपकी बुक के अंदर एचपीओ की कंपनी की केस स्टडी गिवन है। ड्राइविंग स्ट्रेटजी थ्रू कोर कैपेबिलिटीज, ये लीडर का काम होता है कि वो स्ट्रेटजी को आगे ड्राइव करे। कोर कैपेबिलिटीज़ यानी कि क्या सलाहियतें होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल है तो उसकी कोर कैपेबिलिटी, उसके ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन है, कोई हार्ट सर्जन है, कोई न्यूरो सर्जन है एंड ऑल डैट। जैसे कराची में कई बड़े हॉस्पिटल हैं, आगा खान, लियाकत, साउथ सिटी हॉस्पिटल, 3 बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आपके सामने कराची के अंदर। तो आप ये देखें कि इनकी जो कोर कैपेबिलिटीज़ हैं बेसिकली वो इनके डॉक्टर्स हैं और उनकी प्रोफेशन क्वालिफिकेशंस हैं। हाउएवर लीडर का काम ये होता है कि वो स्ट्रेटजी को अपर लेवल से नीचे ग्राउंड लेवल तक, यानी अपने वर्कर्स तक या अपने एम्प्लॉइज़ तक जो है वो राउट करे और उनकी कोर कैपेबिलिटीज़ को पहचाने। एचपीओ जिस कंपनी की हम केस स्टडी इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है, एचपीओ एक कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है। और इसके अलावा आगे हम और कंपनीज भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे और लोकल एग्जांपल्स भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहूँगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड विलिंगनेस, कमिटमेंट, रेडीनेस टू परफॉर्म। किसी भी, ये कोर फिलॉसफीज़ हैं एचपीओ की। एचपीओ एक कंपनी है जिसकी कोर फिलॉसफीज़ यानी कि किस पे खड़ी है, किस पे बेस कर रही है, 3 चीज़ों पे बेस कर रही है। विलिंगनेस, आप में विलिंगनेस होनी चाहिए। कमिटमेंट, आप वादे के पक्के होने चाहिए। रेडीनेस टू परफॉर्म, हाँ ये मैंने करना है, ये रेडीनेस होनी चाहिए यानी परफॉर्म करने की। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। ये देखें, अब फाउंडेशन ऑफ एचपीओ, जो कंपनी एचपीओ है उसकी बेसिकली ये फाउंडेशन है। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ। ये एचपीओ है, इसका सीईओ यहाँ बैठा है, ये पिरामिड बना हुआ है और अब देखें कि ये पिरामिड क्या शो कर रहा है। क्लियर कंसिक्वेंसेस फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि जो आउटकम है आपकी परफॉर्मेंस का वो यहाँ पे इस टॉप लेवल पे क्लियर होना चाहिए। एंश्योरिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड एंड रिकग्निशन, जिस
बंदे ने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड यानी इनाम मिलना चाहिए या रिकग्निशन होनी चाहिए कि आपने सबके सामने बुला के तालियां बजवा दी या उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे दिया, तो ये रिकग्निशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर वगैरह वगैरह, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होते हैं। नॉट एक्सेप्टिंग mediocrity and management conviction and guts to make through business decision, यानी कि मीडियोकर लेवल की परफॉर्मेंस नहीं चलेगी, आपने फुल फ्लैश काम करके देना है, ठीक है। एम्बिशन एंड पैशन फॉर एक्सीलेंस, यानी कि आगे बढ़ना और एक्सीलेंस का आप में एम्बिशन जज्बा होना चाहिए और पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचपीओ की क्या फाउंडेशन है। अब एचपीओ कंपनी है, इसी तरीके से कोई डिफरेंट कंपनी है उसकी ऑब्वियसली डिफरेंट फाउंडेशन सेट हो सकती है, तो ये वेरी करती हैं। आगे चलते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज टू बी डेवलप्ड एंड इनकलकेटेड इन वैल्यूज एटीट्यूड बिहेवियर। देखिए इनकलकेट का मतलब ये होता है लिए हुए या किसी के अंदर इंडल्ज करना, लेना, लिए हुए या किसी को कैरी आउट करना, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कैरी आउट करना, लिए हुए किसी चीज को एब्जॉर्ब करना वगैरह वगैरह। वैल्यूज एटीट्यूड बिहेवियर को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है, और मैंने इन तीनों के दरमियान फ़र्क भी बता दिया था और इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है वो भी हमने बताया था। अब देखें वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसीज टू बी डेवलप्ड एंड इनकलकेटेड इन वैल्यूज, ठीक है। क्या कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? स्पीड, आपने स्पीड से काम करना है, ट्रस्ट होना चाहिए, आप में कमिटमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्पावरमेंट, लीडरशिप, ये सारी की सारी बहुत आसान सी लिखी हुई है सामने, कोर कॉम्पिटेंसीज आपके सामने, ठीक है जी। आगे की तरफ चलते हैं, तो 4 कैपेबिलिटीज स्टीयर आवर इनिशिएटिव्स। ये 4 कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे इनिशिएटिव को आगे की तरफ लेके जाती हैं। देखें, मेजर, डेवलप, अट्रैक्ट या रिटेन। क्या मतलब वो अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मेजर, मेजर करें कि आपने क्या परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट रिव्यू, पे फॉर परफॉर्मेंस, लीडरशिप सर्विस, या मेजर करें, ठीक है। ये देखें ये सारा एक साइकिल बना हुआ है, ये एरो का निशान क्या साइकिल है। डेवलप करें, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आप डेवलप करें, ठीक है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग करवाएं। उसके बाद क्या करें, जब वो चीज़ डेवलप हो जाए तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को या तो अट्रैक्ट करें या अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो उसको रिटेन करें, यानी जाने ना दें। अब आप समझ रहे हैं बात। अट्रैक्शन, रिटेनिंग टॉप टैलेंट फॉर करंट एंड फ्यूचर लीडरशिप पोजीशन। मिसाल के तौर पे आप एक मैनेजर तैयार कर रहे हैं, आपने उसकी केपीआईज को मेजर किया, उस मैनेजर को आपने ट्रेनिंग्स करवाई, बाहर के मुल्कों में भेजा, डेवलप किया। अब कल को उसी मैनेजर को आपने प्रेसिडेंट बनाना है कंपनी का, ठीक है, सीईओ बनाना है, तो आप उसको या तो रिटेन करेंगे कंपनी में कि वो आपकी कंपनी छोड़ के ना जाए, तो ही वो करेगा ना। तो या तो अट्रैक्ट करें या रिटेन करें, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये जो एरो का निशान बना हुआ है, फास्ट एक्शन फॉर रिजल्ट्स के, मेजर, अट्रैक्ट, रिटेन और डेवलप, यानी कि मेजर करो, डेवलप करो, उसके बाद आखिर में क्या करो, अट्रैक्ट और रिटेन करो, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। कि देखें, अब कोर कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये होता है कि वो बुनियादी सलाहियतें जिनके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे हर कंपनी का पहली कॉम्पिटेंसी कस्टमर फोकस है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट आना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के दरमियान, इनोवेशन होनी चाहिए यानी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। और ये बात हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। एंड ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि आपकी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, आप वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक सेमेस्टर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजिंग है तो उसके लिए यहाँ पे इंटर्नशिप की प्लेसमेंट के लिए एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर है, सीएसपी है तो सीएसपी को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट लाइजिंग प्रोग्राम है, तो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है। ट्रेनिंग्स आती हैं, हम ट्रेनर्स को बुलाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं ऑडिटोरियम में, ठीक है। आप लोगों की इंटर्नशिप प्लेसमेंट, आप लोगों की सीएसपी प्लेसमेंट एंड लेटर ऑन आप लोगों की जॉब प्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली वी आर लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स कि हमारे यहाँ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, हमारी इनोवेशन भी है, हमारे एम्प्लॉयज़ के दरमियान कम्युनिकेशन भी है, हम कोलैबोरेटिव अप्रोच में काम कर रहे हैं, यानी बाहर के लोगों को आपसे मिलवा रहे हैं, आपको बाहर की तरफ मिलवा रहे हैं और आपके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, ऑफकोर्स जो कि कस्टमर फोकस में आ जाएंगी। तो ये सारी कोर कॉम्पिटेंसीज आपको हमारी यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपके डिपार्टमेंट में दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट सेट टारगेट्स। अमूमन होता ही है क्या है कि एक साल के अंदर जो है 3 महीने की गैप से 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 3 महीने पहला क्वार्टर, फिर 3 महीने दूसरा, 3 महीने तीसरा,
9 हो गए महीने, और फिर देन आफ्टर 12 महीने पूरे हो गए। तो 4 क्वार्टर होते हैं यूजुअली, जिसको Q1, Q2, Q3 और Q4 कहा जाता है। और यूजुअली परफॉर्मेंस जो है वो क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, और टारगेट्स भी क्वार्टरली होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स की जॉब है, उसमें आपको टारगेट दे दिया गया है कि भाई आपने इस क्वार्टर का आपका इतना टारगेट है, अब आपने उसको पूरा करना है। सही है। अब उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट है, पर्सन लोग हैं, एसोसिएट्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ काम करेंगे। उनके केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है किन किन इंडिकेटर्स पे मेजर हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी सेमेस्टर कर रहे हो, ओबी का आप कोर्स कर रहे हो, अब आपकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी? क्विज से, असाइनमेंट से, ठीक है। इसके अलावा मिड टर्म से, फाइनल एग्जाम से, क्लास बिहेवियर से, अगर फिजिकल क्लासेस होती है तो आपकी अटेंडेंस है, और इन सब चीज़ों से आपकी की परफॉर्मेंस मेजर होगी। तो ये आपके क्या हो गए? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए, केपीआई। यानी कि वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केपीआई का वर्ड हमेशा यूज होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल को आप जाओ तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये एचपीओ का बेसिकली एक बना हुआ है, क्योंकि हम एचपीओ की केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं और अब हम केसेस की तरफ आ रहे हैं। फिर मैं असाइनमेंट के अंदर भी आपको कुछ केस स्टडीज दूंगा आगे, तो इस वजह से इस कंपनी की केस स्टडी को मैं बता रहा हूँ कि अब ये देखो कि इसने क्या किया हुआ है, कि इसने एक टारगेट सेट किया है, फिर इसने रिवॉर्ड लिखा हुआ है, फिर इसने रिकग्निशन है, और फिर परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को जो है बिल्डिंग द हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका क्या गोल है कि इन्होंने हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? बिल्ड करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ज़रा गौर से देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड ओनिंग अ परफॉर्मेंस कल्चर। अब कैसे है आप देखें कि इसके 3 ब्लॉक्स हैं। यहाँ से चलते हैं डाउन से। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस, जारी बात है जो भी एसओपीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोविड की वजह से आपने मास्क पहन के आना है ऑल डेट, या क्लास के अंदर आपने लेट नहीं आना, आपने टाइम पे आना है, उसकी एसओपीज हैं, ठीक है। लूज डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट फीचर द यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल भी परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपकी साल की क्या कारकर्दगी है, ठीक है, एसीआर आती है, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, ये एग्जेक्टिव लोगों के लिए, जो ऊपर के सीईओ, मैनेजर या डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए। यहाँ देखें कि ये जो फंक्शन है काफ़ी टाइट है। सिंगल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। अदर एसोसिएट्स में आप यहाँ देखें टाइट भी है, कुछ लूज भी है, यानी यहाँ मिला जुला रुझान है, या मीडियोकर लेवल के लोग हैं कि डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस से ठीक है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, दोनों चलता है। इधर लूज है, इधर जो है वो आपने गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है, और ऑब्वियसली जो गाइडलाइंस एसओपीज मेंटेन होती हैं वो लोअर लेवल पे आप जितना जाते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज़ उनके ऊपर होती हैं, ठीक है। ऊपर तो जारी बात है सीईओ कंपनी का एक होता है, या मैनेजर वगैरह एक ही होता है, वो इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में आराम से एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो इतना वहाँ पे मसला नहीं है, वो मैनेजमेंट एग्जेक्टिव्स होते हैं जितना ऊपर आप जाएँ। नीचे आ जाएँ अदर एसोसिएट्स, और नीचे आ जाएँ तो बेसिक वर्कर्स होते हैं, ठीक है। बेसिक वर्कर्स हो गए आपके, या एम्प्लॉयज़ हो गए, सही है। इस स्लाइड को हम और ले लेते हैं। आज के लेक्चर में लीडर्स इंप्लीमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। लीडर जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है। ये देखिए परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस आएगी कैसे? परफॉर्मेंस आएगी, जो वैल्यूज हमने पढ़ी हैं उसमें ये सारी वैल्यूज हैं। टीम वर्क एक वैल्यू है, सिंप्लिसिटी, स्पीड, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, फोकस होना, ये सब एक वैल्यूज है। और ये वैल्यूज मिलकर क्या बना रही है? बिहेवियर। अब वैल्यूज बिहेवियर को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, को मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और बिहेवियर जारी बात है परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है। परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरत है कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये देखें कर्सर, और डेवलपमेंट उसकी ट्रेनिंग्स की होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग से होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी और पोटेंशियल के वो खुद कितना विलेंगे। फिर मजीद ऊपर जाएंगे तो कंपनसेशन की, उसको सैलरी क्या मिल रही है, समझो बात। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन में जॉब डेफिनेशन के भाई उसने करना क्या है, ये देखें ये आ गया मंथली, क्वार्टरली, एनुअल टारगेट्स। ये मैंने आपको कह रहा था ना, क्वार्टरली टारगेट्स मंथली भी होते हैं, बाज़ जगह पे एनुअली भी होते हैं, कि हो सकता है कि, लेकिन यूजुअली क्वार्टरली होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मंथली और एनुअली टारगेट होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस नौयत की है। तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे आ गई, कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, तो परफॉर्मेंस एक दो तीन चार, चार जगहों को साथ लेके चल रहे, और एक साइकिल यहाँ सामने लिखा हुआ है, सिंपल इंटीग्रेटेड साइकिल। इसका मतलब ये कि आपका बिहेवियर वैल्यू
ये आ गया इंडिविजुअल लेवल पे कि एम्प्लॉय की क्या टीम वर्क है, क्या सिंप्लिसिटी है, उसकी क्या वैल्यूज है, फिर उस वैल्यूज को मिला के उसका बिहेवियर क्या बन रहा है जो फाइनली कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली। फिर उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कितनी ट्रेनिंग्स हैं, सक्सेशन प्लानिंग है। सक्सेशन प्लानिंग उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आगे के लिए प्लान करना। एक मैनेजर है, उसको अगर फॉर एग्जांपल सीईओ जा रहा है जहाज में, अगर फॉर एग्जांपल प्लेन क्रैश हो गया, तो एक दिन के अंदर दूसरा सीईओ आप जिसको सारा पता हो, वर्क का पता हो, आपको पीछे से तैयार होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ होता है तो वो टेक ओवर कर ले। इसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि ये नहीं कि चीजें उसे उसी को पता है और पता लगा उसको कुछ हो गया या उसको निकाल दिया या वो जॉब छोड़ के भाग गया या खुदा ना खास्ता और भी बात होगी तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो दूसरे को तैयार करना, दिस इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कंपनसेशन आप देख लें कि बेस सैलरी क्या है उसकी, और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन जो है वो आप देख लें कि परफॉर्मेंस क्या है। जीडी का मतलब जॉब डेफिनेशन के भाई क्या करना है, फिर कब तक करना है, मंथली आपको टारगेट दिया गया है, क्वार्टरली या एनुअली। तो ये बेसिकली पूरा साइकिल है। तो ये लीडर इंप्लीमेंट करवाता है अपनी लीडरशिप बिहेवियर से, पीपल को इंस्पायर करता है, उनकी परफॉर्मेंस लेता है, उनके आउटकम्स को इंटीग्रेट करता है, और एक इंटीग्रेटेड साइकिल है और बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो ये जो कोर्स है आपका की बहुत हेल्प करेगा जब आप प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, नो मैटर आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इस वक्त उस पर बहस नहीं हो रही। इवन डॉक्टर्स लर्न ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।